गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग राज्य व्यवस्था में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले श्रृंखला में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक इसकी विस्तृत व्याख्या का अध्ययन किया था। बच्चों, आज हम लोग भाग 4 के अंतर्गत राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें संक्षिप्त रूप से DPSP के नाम से पुकारा जाता है। बच्चों, DPSP का फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर से सुनिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात DPSP। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बच्चों अनुच्छेद 36 से इसका 51 तक वर्णन किया गया है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से उल्लेखित किया गया है। बच्चों, भारतीय संविधान सभा का जब निर्माण किया जा रहा था, उस समय संविधान सभा के सलाहकार BN राव इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। और अध्यक्षता के दौरान भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को, दो प्रकार के मौलिक अधिकारों को रखने का विचार सर्वप्रथम BN राव के मन दिमाग में उपजा था। इनका सुझाव था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, साथ में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें मौलिक अधिकार क्रमशः 1 और 2 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाए। साथ में सुझाव को सभी मंच पर सभी के सामने अपने विचार को प्रस्तुत किया, परंतु ये जो तुरंत यानी कि रूप से लागू हो जाएं, ऐसे अधिकार जो तुरंत रूप से लागू हो जाएं, उन्हें साथ में न्यायालय में परिवर्तनीय हो, उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया जाए, परंतु जो धीरे धीरे राज्यों में लागू हो, उन्हें साथ ही न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय हो, इन्हें राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इन्हें रखा जाए। परंतु इन दोनों मौलिक अधिकारों के रूप में फर्स्ट और सेकंड के रूप में वर्णन करने को खारिज करते हुए सभी का सुझाव था कि इन्हें मौलिक अधिकारों को एक तरफ रख दिया जाए, साथ में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को एक तरफ रख दिया जाए। इस प्रकार DPSP के रूप में जोड़ दिया जाए, साथ में मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया जाए। बच्चों, बात किया जाए DPSP राज्य सरकार को क्या करना चाहिए, अर्थात जनता को क्या क्या सुविधाएं प्रदान करना चाहिए, जिससे कि राज्य के समस्त जनता को लोक कल्याणकारी योजनाएं उन्हें प्रदान करना, साथ में जैसे कि अवसर की समानता उन्हें प्रदान करना, राज्यों में धन संपत्ति में समान वितरण का प्रभाव को लागू करना, किसी के बीच आय की असमानता न हो, स्वच्छ जीवन प्राप्त करने का अधिकार हो राज्यों में, साथ में राज्य के समस्त नागरिकों के हितों का संरक्षण हो, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका हो जो स्वतंत्रता का, समानता और बंधुत्व का, भाईचारे का पैगाम हो। तो बच्चों, आज हम लोग
राज्यों के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी विस्तृत व्याख्या का वर्णन करेंगे। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत आयरलैंड के संविधान से ये अनुच्छेद अवतरित हैं, इनको अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करते समय सबसे पहले हमें देखना है कि अर्थात ये जो नीतियां हैं, राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का जो व्याख्या की गई है, इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले है कि जो राज्यों की नीतियां हैं, राज्य की समस्त जनता को लोक कल्याणकारी योजनाएं प्रदान करना। लोक कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार के अवसर हैं, साथ में स्वच्छ जीवन का, धन संपत्ति का समान वितरण हो, ये आदि यानी कि सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद ये दूसरा उद्देश्य है इन सभी का नीतियों का कि राज्य में आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की व्यवस्था करना। इसका अर्थ है यानी कि राज्य में आय का समान रूप से वितरण करना। साथ में कहने का तात्पर्य कि कोई एक राज्य में कोई एक अधिक पैसा वाला हो जाए और एक यानी कि बहुत कम पैसा वाला हो जाए, इन दोनों में ऐसा समानता प्रदान करना कि दोनों में आय का समान वितरण हो सके। नेक्स्ट है तीसरा। इसके बाद प्यारे बच्चों, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व यानी नीतियां में 3 प्रकार के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। पहला तो इसमें कुछ नीतियां गांधी के विचारों से प्रेरित हैं, कुछ नीतियों को गांधी जी से प्रेरणा स्रोत यानी कि गांधी जी के प्रेरणा के माध्यम से इन्हें उनकी विचारधाराओं के माध्यम से इन्हें अलंकृत किया गया है। इसके बाद दूसरा समाजवादी विचारधाराओं से कुछ यानी कि राज्यों की नीतियां, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व प्यारे बच्चों समाजवादी विचारधाराओं की नीतियों से अलंकृत किया गया है। इसमें तीसरा है उदारवादी विचारधारा, कुछ यानी कि नीतियां, राज्यों की नीतियां उदारवादी नीतियों के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। आइए प्यारे बच्चों, कुछ प्रमुख हम लोग राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। बच्चों, इसमें से राज्य का अर्थ होता है अर्थात सरकार। राज्य का अर्थ होता है अर्थात सरकार, जिसमें से जनता को समस्त सुविधाएं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान करना आदि का उल्लेख किया गया कि इसमें अनुच्छेद 36 में। ये शब्द याद रखेंगे, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 36 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अगला अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 37। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 37 में ये राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को अर्थात डीपीएसपी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। अर्थात जैसा कि अभी हमने प्रारंभ में ही उल्लेख किया था कि मौलिक अधिकार को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय किया जा सकता है, परंतु राज्यों के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? अनुच्छेद 37। तो याद करना आसान है, इनको एक साथ की पकड़ेंगे। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी को न्यायालय के द्वारा अपरिवर्तनीय के विषय का वर्णन किया गया है। इसे आसानी से याद कर लेंगे। इन दोनों को एक साथ की बना के इन्हें तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38। इसमें सामाजिक न्याय, राज्य में सामाजिक न्याय, आर्थिक और साथ में राजनीतिक न्याय को लागू करना। प्यारे बच्चों, कल्याणकारी राज्यों में हर यानी राज्य सरकार का यह उत्तरदायित्व होता है कि अपने राज्य में डीपीएसपी को वो
सामाजिक स्तर से, साथ में आर्थिक स्तर से, साथ और राजनीतिक न्याय रूप से उन्हें प्रदान करें। देश के हर दुर्बल वर्ग को, हर कमजोर वर्ग को, हर मध्यम वर्ग को इन्हें सामाजिक सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं, राजनीतिक न्याय उन्हें प्रदान किया जाए। तो बच्चों अनुच्छेद 38 में याद रखेंगे सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उन्हें प्रदान किया जाए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 में राज्य में संसाधनों का उचित वितरण हो। इनको एक साथ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ये तीनों एक साथ पढ़ेंगे, ये तीन एक साथ पढ़ेंगे। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय, राज्यों के द्वारा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान करना। किसको? जनता को, राज्य की समस्त जनता को प्रदान करना। राज्य को समस्त 3 प्रकार के न्याय प्रदान करना, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय, साथ में राजनीतिक न्याय उन्हें प्रदान करना। अगला अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण हो, अर्थात संसाधनों का वितरण में असमानता न हो, अर्थात एक अधिक पा के बहुत अमीर हो जाए और एक कम पाकर बहुत गरीब हो जाए। इसका अर्थ है आय में समान यानी कि रूप से वितरण हो, एक गरीब से अमीर तक बराबर का वितरण हो, जिसमें समानता आ सके, ऐसा वितरण प्रणाली हो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 का सरप्लस का, इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 39 का को जोड़ा गया, जिसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना, और ये किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो बच्चों इनको आसानी से रिवीजन करोगे, आइए रिवीजन कर लें। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। इसके बाद अनुच्छेद 38 में बच्चों सामाजिक, इसमें 3 प्रकार के न्याय याद रखेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में समान वितरण, राज्य में यानी कि सभी पॉलिसियां समान वितरण हो, संसाधनों का उचित वितरण हो। 39 का इसमें समान अवसर के आधार पर न्याय देना, याद रखेंगे। इन्हें 3 को एक साथ की बना के पकड़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। फिर से याद रखें इन 3 में। अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्याय का, बस इनसे एक की पकड़ रहे, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण हो। 39 का में समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ये संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तैयार हो जाएगा, इसको 1-2 बार पढ़ें तो आसानी से याद हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसके बाद अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण हो। 39 का में संसाधनों का ऐसा वितरण हो कि उचित समान न्याय हो, सभी को समान न्याय मिल सके, समान वितरण न्याय, याद रखेंगे, आसानी से ये तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 40, पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायतों का गठन के बारे में इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। प्यारे बच्चों, ये गांधी जी के प्रयासों से ये आर्टिकल 7वें अनुच्छेद मूलाधिकार में अनुच्छेद 17 को गांधी जी के प्रयासों से गांधी जी के द्वारा यह नीति गांधी जी के द्वारा जुड़वाई गई थी। प्यारे बच्चों, इसमें पंचायत का उल्लेख किया गया कि हमारे पंचायत के अंतर्गत एक आदर्श गांव का विकास हो, गांव का इस स्तर से विकास हो कि शिक्षा, साथ में जल निकास व्यवस्था, स्वच्छ यानी कि गांव का विकास होना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना,
जब गांव आदर्श होंगे तो राम राज्य की आख्या होगी। ये गांधी जी का सपना था और इसको साकार होता हुआ आज दिखाई दे रहा है भूतल पर। तो ये पंचायत अनुच्छेद 40 इम्पोर्टेंट है। ये किसके प्रयासों से जोड़ा गया? गांधी जी के प्रयासों से। आगे अनुच्छेद 41 में कुछ दशा में काम पाने का अधिकार है, इसे याद रखेंगे। देश के समस्त नागरिकों को उस आदर्श गांव में या आदर्श राज्य में काम पाने का अधिकार होगा। ठीक है, वहीं पर काम पाने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 42 में, अब कार्य यानी कि मिल गया है तो कार्य ऐसा होना चाहिए, कार्य न्याय संगत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि असंगत हो राज्यों में, यानी कि ऐसा कार्य मिलने के बाद यानी कि कार्य कैसा होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। साथ में मानवीय दशा भी हो, मानवीय क्या हो? दशा होना चाहिए। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। इन्हें फिर से की से पकड़े। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 41 में नहीं 42 में कार्य ऐसा हो, न्याय संगत हो, मानवीय दशा का हो। तो इनको एक साथ यानी कि इनको दो को एक साथ याद करेंगे, नहीं सॉरी, इन तीनों को एक साथ तैयार करें। फिर से पंचायत को ऐसे ही याद कर लें। अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है, काम मिल गया। अब अनुच्छेद 41 में कार्य भी न्याय संगत और मानवीय दशा का हो। कार्य कैसा हो? कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा का होना चाहिए। अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत मानवीय दशा का होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग का वर्णन किया गया है। कुटीर उद्योग का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। 448 यानी 4 बराबर, तो बराबर से की जोड़ लें। समान 4 होता है, 4 बराबर शब्दावली है, तो यहाँ पर समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 45 में, इसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये किस संशोधन द्वारा लाया गया था, जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा और आर्थिक हित और समान सामाजिक न्याय का उल्लेख किया गया। किससे? SC और ST के शिक्षा आर्थिक हितों का संरक्षण, सामाजिक न्याय के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्हें याद करें बच्चों, याद करना आसान है। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षा यानी कि शिक्षा आर्थिक हित का संरक्षण, साथ ही सामाजिक न्याय प्रदान करना। आइए कुछ नेक्स्ट अगले अनुच्छेद के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुच्छेद 48 है कृषि पशुपालन दुधारू पशु का वर्णन किया गया है कि देश हमारा आदर्श गांव, हमारा राज्य का आदर्श राज्य का कल्याणकारी राज्य का निर्माण तब होगा कि सभी के पास रोजगार और साथ में कृषि पशुपालन दुधारू पशु का वर्णन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट याद रखोगे अनुच्छेद 48 का में बच्चों पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था। अनुच्छेद याद रखेंगे अनुच्छेद 48 का में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण का उत्तरदायित्व होगा। ये हर एक वस्तु को, हर एक निजी और सरकारी और निजी
हर एक वस्तु को हमें, हर एक स्मारक को हम हर राज्य के समस्त जनता का ये अधिकार है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें। राज्य सरकार का दायित्व है कि वो संरक्षण प्रदान करे। जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे ताजमहल हो गया, आगरा का ताजमहल, तो ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है कि उसे स्मारक को संरक्षण प्रदान करें, उसे आगे अनेक यानी कि उसका समय समय पर संवर्धन करें, उसके विकास कार्य करें और अपनी धरोहर को संजोकर रखें। तो ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में। अनुच्छेद 50 में देखते हैं, इसमें बच्चों कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। कार्यपालिका के अपने अलग उत्तरदायित्व होते हैं, न्यायपालिका के अपने अलग उत्तरदायित्व होते हैं। इनका अलग अलग वितरण किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और उनकी अभिवृद्धि करना। बच्चों, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि करना, इसका अर्थ है अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ अपने राज्य के परिधि के साथ साथ शांति स्थापित की जाए, किसी भी राज्य से बैर न हो। साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें शांति और सुरक्षा उनकी अभिवृद्धि करने का उत्तरदायित्व होगा। ये राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं, एक बार तेजी से इसे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी न्यायालय में अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 में बच्चों सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 39 में बच्चों, अनुच्छेद 39 में संसाधनों का उचित वितरण हो। अनुच्छेद 39 का में समान अवसर के आधार पर न्याय व्यवस्था को उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 में कार्य न्याय संगत और मानवीय दशा का होना चाहिए। अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूरी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के समस्त बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की शिक्षा कमा आर्थिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर तथा उनके सामाजिक स्तर को और सामाजिक न्याय की व्यवस्था को लागू करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन दुधारू पशु जलीय जीवों का संरक्षण प्रदान करना। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 48 में अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण अर्थात जलीय जीव और वन जंगल, उनका संरक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा और उनकी अभिवृद्धि करना। प्यारे बच्चों, ये प्रमुख अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन किया गया है। प्यारे बच्चों, ये प्रमुख नीतियों के बारे में संविधान में केशवानंद बनाम केरल राज्य के द्वारा 1973 के बाद में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार बड़े आकार में है, कि डीपीएसपी आकार में बड़ा है। तो इस बाद में ये कहा गया है कि मौलिक अधिकार डीपीएसपी से बड़ा है। मौलिक अधिकार राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से बड़े आकार या बड़े कद में है। इसके कालांतर में
42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। इस संशोधन को भारतीय संविधान का मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार से फंडामेंटल राइट से इन्हें बड़ा माना गया। फंडामेंटल राइट से इन्हें बड़ा आकार में माना गया। फिर प्यारे बच्चों, अभी ये बात यहीं रुकी नहीं, आगे फिर से एक बार मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 के बाद में ये कहा गया नहीं, ये दोनों राज्यों के नीति निर्देशक तत्व साथ में मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं है, ना तो राज्यों के मौलिक अधिकार बड़े हैं, ना तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व छोटे हैं, ना तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व बड़े हैं, ना तो मौलिक अधिकार छोटे हैं। इस आकार में ये कहा गया नहीं, दोनों की एक दूसरे के ये पूरक हैं। जितना मौलिक अधिकार की ज़रूरत है उतना ही राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, ये मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में ये पूर्ण रूप से ये कहा गया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साथ में दोनों में संतुलन स्थापित किया गया है। अपनी जगह पर मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हैं और अपनी जगह पर राज्यों के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ हैं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में ये राज्य व्यवस्था कैसी लगी इसे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।